वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आज हम लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 जनवरी 2021 का देख रहे हैं। ये लक्ष्य 1 है परीक्षा मंथन का। आज हम लोग का तीसरा पार्ट चलेगा, पार्ट 3 है। पार्ट 2 आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एजुकेशन हब फॉर ऑल के चैनल पे जाके आप इसे देख सकते हैं। इसमें हम लोग पूर्व में जो भी था हम लोगों ने देख चुका है, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा हर साल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका आत्मनिर्भर भारत जो था 1.0, 2.0 और 3.0 भी हम लोग कर चुके हैं। और एक देश एक व्यवस्था जो था, वन नेशन वन सिस्टम, उसे भी हम लोगों ने देखा है, जिसमें कि वन नेशन वन वोटर आई कार्ड और वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन एग्जाम, वन नेशन वन रेशन कार्ड। इसी तरह से विभिन्न आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी हम लोगों ने देखा है। 3.0 को भी देख लिया, उसके तहत कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, क्या हुआ है, उसे भी हम लोगों ने देख चुका है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग अब देखेंगे आत्मनिर्भर भारत का चुनौतियाँ क्या क्या थी, उसे भी हम लोगों ने देखा था। तो आर्थिक समस्या तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद इसमें एक है आधारभूत संरचना। तो आर्थिक समस्या में क्या था, हाल ही में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय पूंजी और वित्तीय तरलता की चुनौती के मामले में वृद्धि हुई है, देखी गई है। कोविड-19 की महामारी और औद्योगिक गतिविधियां के रुकने और बाजार से मांग कम होने से औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में वृद्धि ऑटोमेटिक होगी ना। मांग अगर नहीं होगी तो आपके औद्योगिक क्षेत्र में क्या होगी, समस्याओं में वृद्धि हुई। आधारभूत संरचना की बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार, आधारभूत संरचना के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक मुख्य कारण क्या है कि भारतीय औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर तकनीकी के संदर्भ में एक मजबूत आधारिक ढांचा का अभाव है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उत्पादक किसी न किसी रूप में आयात पर निर्भर रहे हैं। अब हम लोग निर्यात की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि आकाश का निर्यात 9 कंट्री लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। आज का करंट न्यूज था कल का। तो अब हम लोग देखेंगे। और हाँ, जो भी नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये मंथन का सीरीज रेगुलर चलेगा, थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने अब क्राउन को भी और प्रतियोगिता दर्पण रेगुलर आ रहा है और मंथन भी अब रेगुलर ही आएगा, क्योंकि 1 जनवरी को लेकर थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। फिर भी मैं वीडियो डालने की कोशिश किया हूँ। 1 जनवरी को भी मैं डाला है और 2 जनवरी से रेगुलर है आपका। वैसे तो रेगुलर आपका 29 दिसंबर से ही रेगुलर है। तो चलिए, जो भी है जुड़े। लेट हो रही है और लेट होने से क्या होगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो आपको सबको कवर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेरी वीडियो बनाने के मकसद वैसे छात्र छात्राओं से हैं जो रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्र में हैं, जिनके पास पठन पाठन की सामग्री प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकती। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है सभी लोगों के लिए, वैसा नहीं कि केवल रूरल, सभी अर्बन हो या रूरल, सभी के लिए मेरी ये कोशिश है। जिनके पास प्रॉब्लम है वो वीडियो को देख के अपनी पूरी कर सकते हैं, प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और कमेंट और लाइक जरूर करें, कमेंट और लाइक से प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का कितना वर्ष हो गया, तो 1 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, 20 अगस्त 2020 में अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 5A क्या हुआ, खत्म होने को 1 वर्ष पूरा हो गया। ओके, 1 वर्ष पूरा हो गया। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 के खात्मे में चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक लंबित हैं। जैसे देखते हैं क्या है पृष्ठभूमि इसकी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में भारतीय विधायिका ने एक कानून बनाकर जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के माध्यम से दिया गया विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। कब, तो अनुच्छेद 370 को अगस्त
2019 में एक भारतीय विधायिका ने एक कानून बनाकर क्या किया, तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के माध्यम से विशेष दर्जा दिया गया था। इस कानून के बाद भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। वो खत्म हो गया विशेष दर्जा, अब जो भारतीय संविधान है वही लागू होगा कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। और ये कब विधायिका पास की गई थी, तो 2 अगस्त 2019 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जो है 35A जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों को संपत्ति एवं विवाह के संबंध में विशेष अधिकार देता था। माने 35A जो था वो जम्मू कश्मीर के निवासियों को संपत्ति एवं विवाह के संबंध में क्या देता था, एक विशेष अधिकार देता था। जैसे कि वहाँ पे जाके कोई प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते हैं, एक विशेष अधिकार देता था। तो नए कानून के अस्तित्व के में आने के बाद अब क्या हुआ कि 35A के प्रावधान अप्रासंगिक हो गए। ठीक है, धातव्य है कि इसी के साथ भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन कर दिया गया। तो कौन है, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 इसका केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखते हैं पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर का मुख्य परिदृश्य क्या है। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में संपन्न हुए हैं। दिसंबर 2020 में इस चुनाव में लगभग 50% मतदान ने साबित किया है कि जम्मू कश्मीर की आम जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गंभीरता से ले रही है। 50% मतदान जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, जिला परिषद विकास का चुनाव हुआ है। ओके, कब, तो दिसंबर 2020 में। जम्मू कश्मीर में अब हिंदी उर्दू समेत 5 राजभाषाएं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। 26 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी मिली है, 26 सितंबर 2020 को दे दी है। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत अब जम्मू कश्मीर में 5 राजकीय भाषाएं होंगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी डोंगरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी 3, कश्मीरी डोंगरी 2 बढ़ा है, को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। याद रखिएगा, ये 5 भाषा हो गया। जम्मू कश्मीर का परिसीमन, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर की लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिसीमन किया जाएगा। धातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 82 में अनुच्छेद 82 में परिभाषित किया गया है क्या, तो ये इसमें परिभाषित किया हुआ है इसके परिसीमन के लिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 10 नहीं 9 का ही कुछ बचा हुआ भाग है, उसे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मार्च 2020 में हुआ है। जम्मू कश्मीर के सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। कब किया, तो मार्च 2020 में। ओके, यह केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े मुद्दे देखेगा। उल्लेखनीय है कि आयोग सूची से विभिन्न जातियों एवं जनजातियों को शामिल करने एवं उन्हें निकालने के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के वंचितों को सरकार से मिला न्याय।
मैंने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में कुछ ऐसे समुदाय थे जो वंचित से, सरकार से उन्हें न्याय मिला है, जस्टिस मिला है। तो क्या है ये? अभी तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वजह से दलितों एवं अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। अब 370 हटने के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 370 के हटने के बाद दलितों एवं आदिवासियों को अत्याचार निवारण कानूनों का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। ओके, 2 बात हो गई। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू होगा। ये सारे कदम जम्मू कश्मीर के हाशिए पर रही आबादी को सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। उल्लेखनीय है कि बकरवाल, डोगरा, ब्रोकपा, चंगपा तथा गुज्जर आदि जनजातियों को अब इन कानूनों से मदद मिलेगी। याद रखिएगा, बकरवाल, डोगरा, ब्रोकपा, चंगपा तथा गुज्जर आदि जनजातियों को अब इन कानूनों से क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, केंद्र सरकार ने हाल ही में क्या किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। उद्देश्य क्या है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का तो उद्देश्य है शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। ध्यातव्य है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, याद रखिएगा के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये क्या थे? तो जून 2017 में ही ये क्या इसरो के पूर्व प्रमुख हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किसकी समिति? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की समिति ने ये सुझाव दी थी। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहला शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, दूसरी हुई थी 1986 में। अब 34 साल के बाद जो बनी है तीसरी शिक्षा नीति 2020 होगी। 10+2 था हम लोगों का पूर्व में, अब इसके स्थान पे आ गया है क्या? 5+3+3+4 का मोड होगा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के नाम में परिवर्तन हो गया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, करने को भी मंजूरी दी गई है। NEP 2020 के तहत MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी याद रखेंगे आप। शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान एक राष्ट्रीय मिशन। ये नया लॉन्च हुआ है। न्यू क्या है? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक विशेष मिशन। ध्यातव्य है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी CEW MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना की मांग की बात की गई है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक, कब तक? तो वर्ष 2025 तक
प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन को क्रियान्वित की योजना तैयार की जाएगी। ठीक है, कब तक? तो 2025 तक। क्या? कक्षा 3 तक के सभी प्राइमरी विद्यालयों में सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन को चालू करने का योजना बनाया जा रहा है। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 में कक्षा 5 तक के सभी शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने हेतु सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा चुनने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI, फारसी, पाली और प्रकृति के लिए राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन और प्रकृत स्थापित के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने का उच्च एवं शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट देखते हैं उच्च शिक्षा। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा? उच्च संस्थानों में 3.5 करोड़। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों का क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ओके, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा माने को छोड़ के शिक्षा और कानूनी शिक्षा, लॉ की शिक्षा को छोड़ के पूरे इस उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा? तो चिकित्सा और कानूनी शिक्षा इसमें नहीं होगा। ठीक है, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है। विनियम हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा मानक निर्धारण शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, तीसरा वित्त पोषण उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC एवं प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ NEC, जिसको NEC कहते हैं। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापना की जाएगी। देश के IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू की स्थापना की जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म। नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो,
डिज्नी हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने की घोषणा की है नवंबर 2020 में। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया या डिज्नी हॉटस्टार जैसे को OTT प्लेटफॉर्म की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई जिसमें OTT प्लेटफॉर्म को किसी कानून के दायरे में लाने की बात की गई तथा इस पर चिंता व्यक्त की गई। OTT प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ी है, कंटेंट बढ़ा है, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग नहीं होती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए स्वायत्त संस्था या रेगुलेशन का निर्माण क्यों नहीं किया गया है। अधिसूचना में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने कार्य आवंटन नियमावली 1961 को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 77 के खंड 3 में ये निहित है, ये शक्तियां, इसी का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने ऐसा किया है और ये नियमावली है 1961 को संशोधित किया जाएगा और यह फैसला लिया गया है। ये आज का आपका परीक्षा मंथन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप सारे चीज इम्पोर्टेंट ही है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। वीडियो को हटा के नहीं, किसी भी एक चैनल पर बिलीव कीजिए, वो मेरा चैनल हो, आपका चैनल हो, किन्हीं का चैनल हो, उस पर रेगुलर बने रहिए, उस पर बिलीव कीजिए। और जो भी नए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके और लाइक जरूर करें। लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है और कमेंट करके बताएं हमें कैसा लगा वीडियो, क्या सुधार करना चाहिए। आपके सुझाव मेरे लिए सराहनीय साबित हो सकती है, इसीलिए आप अपने सुझाव जरूर बताएं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें, एग्जामिनेशन सामने ही है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।